Hello dear student, myself Rahul Devrai. Today we will discuss about important question for board exam. तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी किया था। आज हम लोग ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ज्योग्राफी में जो चैप्टर आपका है फर्स्ट, संसाधन एवं विकास, उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें पहला जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि संसाधनों के प्रकार आप बताइए। संसाधन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे जो दो संसाधन होते हैं, जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, प्राणी जगत हो गया। उसके बाद वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उनको अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं। उसके बाद जो हम समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, जल। इसके दो एग्जाम्पल हैं। उसके बाद इसके अलावा भी कई एग्जाम्पल हैं। उसके बाद दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें एक बार हम उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, तो ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी हमारे अनवीकरणीय संसाधन हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अकॉर्डिंग चार प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला, निजी स्वामित्व वाला संसाधन जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम निजी स्वामित्व वाला संसाधन कहते हैं। दूसरा है वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, तो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तीसरा होता है किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के भीतर मौजूद होते हैं, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी एक देश के सीमा के अंदर जितने भी संसाधन मौजूद होते हैं उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चौथा हमारा प्रकार है वो है तट रेखा से 200 मील दूरी से आगे जो खुले महासागरीय संसाधन पाए जाते हैं, उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। विकास के स्तर पे संसाधनों के प्रकार बताने, तो विकास के स्तर पे संसाधन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, उसे हम संभावी संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। और तीसरा जो है पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मनुष्य की पहुँच से बाहर हैं, यानी उसे हम भंडारित संसाधन कहते हैं। चौथा है वे संसाधन जिन्हें अभी तक तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, उसे हम संचित संसाधन कहते हैं। तो विकास के स्तर के आधार पर चार प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डे जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में जितने भी देश के राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य था कि समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा हम पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा कर सकते हैं। यानी हम गरीबी दूर करने के लिए प्रयास करेंगे, रोगों से निपटने का काम करेंगे और पूरे विश्व के देश उसमें अपना सहयोग देंगे। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लैंड डिग्रेडेशन, यानी भू निम्नीकरण के कारण क्या है, इनके कारण बताना। पहला है माइनिंग, जिसे हम खनन बोलते हैं, खनन। दूसरा है अतिचारण, यानी ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा पशुओं के हम घास चराने से, ओवर ग्रेजिंग होने से, अतिचारण होने से भी हमारा भूमि जो होता है वो निम्नीकरण होता है। अति सिंचाई, और अति सिंचाई भी करने से भी हमारा भूमि का निम्नीकरण होता है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण भी हमारे भूमि के निम्नीकरण में सहायता करता है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वन उन्मूलन, यानी वनों का कटाव, पेड़ पौधों का कटाव होने से भी भूमि निम्नीकरण होता जा रहा है। भूमि संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं? तो भूमि संरक्षण के उपाय ये हैं कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पशु चारण, जो पशु जो ज़्यादा चारा चर रहे हैं या जो ग्रेजिंग कर रहे हैं उस पर नियंत्रण लगाया जाए। उसके बाद रक्षक मेखला, पेड़ों की एक रक्षक मेखला बनाई जाए जिसे भूमि को हम संरक्षण कर सकते हैं। खनन पर हम माइनिंग पर नियंत्रण कर सकते हैं। और जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है औद्योगिक जल का परिष्करण, यानी उद्योगों से जो पोल्यूटेड जो वाटर निकल रहा है, जो प्रदूषित जल निकल रहा है, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, परिष्करण किया जाए। मृदा के प्रकार में हम इनके प्रकार भी देख सकते हैं कि मृदा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसमें स्पेशली देखा जाए तो मिट्टी के जो आपके प्रकार होते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो बांगर और खादर होती है, काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं, लाल पीली मृदा, उसके बाद लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा, उसके बाद वन मृदा या पर्वतीय मृदा। इनके जो मुख्य निर्माण की प्रक्रिया उसको भी आप देख सकते हैं वन बाय वन करके। उसके बाद वितरण, कौन कौन से राज्य में ये फैली हुई हैं, इनके वितरण भी देख सकते हैं। इन मिट्टी के मुख्य लक्षण क्या हैं और इनकी प्रमुख फसलें क्या हैं, कि कौन सी मिट्टी में कौन सी प्रमुख फसल बोई जाती है। उसके अलावा इस चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय आर्थिक विकास। ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर विकास करना, इसे हम सतत पोषणीय आर्थिक विकास कहते हैं। संसाधन नियोजन, ये संसाधनों के उचित उपयोग के लिए अपनाई गई तकनीकी या कौशल को संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति और मृदा इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी भी की ज़रूरतों को भी हम पूरा कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर से। इसके अलावा जो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव, मृदा की ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राकृतिक कारणों के द्वारा, मानवीय क्रियाओं के द्वारा चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र वह भूमि जो वास्तविक तौर पर कृषि के लिए प्रयोग में आई है, जिस पर कम से कम एक बार खेती की गई है, उसे हम शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र कहते हैं। सकल बोया गया क्षेत्र उसे कहते हैं शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जब एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खेजड़ी आंदोलन 1700 में राजस्थान में चलाया गया। चिपको आंदोलन से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि खादर और बांगर में क्या अंतर है। तो एक तरफ आप खादर लिख सकते हैं, दूसरी तरफ बांगर। खादर जो होता है नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, प्राचीन जलोढ़ मृदा जो होती है उसको हम बांगर कहते हैं। खादर में अधिक बारीक व रेतीली मिट्टी होती है। उसके बाद बांगर में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट वाली मिट्टी पाई जाती है। खादर का बार बार नवीकरण संभव है, जबकि बांगर का बार बार नवीकरण संभव नहीं है। खादर जो होता है नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है, जबकि बांगर जो होता है नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 2 है वन और वन्यजीव संसाधन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। उसके बाद भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। बाद में इसमें 1980, 1986 और 1991 में इसमें कुछ प्रावधान शामिल किए गए। स्टूडेंट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है संकटग्रस्त प्रजातियाँ। वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषय परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर और संगाई, ये प्रमुख कुछ जीव हैं जो संकटग्रस्त जातियों में सम्मिलित हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सुभेद्य जातियाँ। सुभेद्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती है तो इनकी संख्या घटती रहती है और यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। उदाहरण के लिए नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन। नेक्स्ट जो हमारी वो है पॉइंट है वो है
दुर्लभ जातियों में इन जातियों की संख्या बहुत कम है, या ये सुभेद्य हैं, या इनकी प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती है। यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती हैं। जैसे उदाहरण में हिमाचली भूरे बालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी इत्यादि प्रमुख हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक है अत्यधिक जनसंख्या, वन्यजीव आवास का विनाश, उसके बाद वन्य जीवों का खेत यानी वन्य जीवों का शिकार करना, वन्य जीवों का अवैध शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण, अति उपभोग, ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज करना, और उसके बाद जंगल में आग लग जाना। ये प्रमुख कारण हैं जो भारत में जैव विविधता को कम कर रहे हैं। जैव विविधता संरक्षण के आवश्यक के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। पहला है पारिस्थितिक की विविधता का संरक्षण, हमारे जीवन साध्य संसाधनों जैसे जल, वायु और मृदा का संरक्षण, वानस्पतिक पशुओं में जिस विविधता का संरक्षण करना, जिन्स विविधता का संरक्षण करना, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए काम करना, ये जैव विविधता को हम संरक्षित कर सकते हैं। वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय के तरीके। भारत में वनों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 आधार पर किया गया है, जिसमें से पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन इसे में दिया गया कि वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण में सर्वाधिक मूल्यवान, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। रक्षित वन उसे कहते हैं कि वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन उसे कहते हैं कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर नंबर 3 से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि बहुउद्देशीय नदी जो परियोजना होती हैं उनके क्या लाभ हैं। तो सिंचाई में लाभदायक होती हैं, विद्युत के उत्पादन में लाभ होती हैं, बाढ़ नियंत्रण में लाभदायक होती हैं, मत्स्य के प्रजनन में लाभदायक होती हैं, अंतर्देशीय नौवहन में लाभदायक होती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक हम नौका संचालन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है घरेलू और औद्योगिक उपयोग में हम बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिए गए हैं वो है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना की आलोचना, यानी इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करते हैं और जलाशयों के अत्यधिक अवसाद एकत्र होता है। स्थानीय समुदाय का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। उसके बाद नदी की जल जीवन की नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उसके बाद इसमें लास्ट है कि बाढ़ के मैदान बन गए जलाशय, बाढ़ के मैदान पर बनाए गए जलाशय और मौजूद वनस्पति को डुबा देंगे, जिससे क्या होता है कि एक समय के बाद मृदा का क्षरण होने लगता है। बारिश के जल का हम संचयन किन किन विधियों से के अनुसार करते हैं। तो वर्षा जल संचयन की विधियां हैं कि लोगों ने पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल जैसी पश्चिमी हिमालय में हम गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाते हैं। छत पर वर्षा का जल संचयन करते हैं। बीकानेर और बाड़मेर यानी राजस्थान में हम लोग भूमिगत टैंक या टांके की व्यवस्था करते हैं। मेघालय में बांस की ड्रिप से सिंचाई प्रणाली हम करते हैं। तो ये कुछ भारत में वर्षा जल संचयन की विधियां हैं जिसको दी गई है। डियर स्टूडेंट, ज्योग्राफी में उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 कृषि एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे। भारत में जो कृषि के प्रकार हैं उनके बारे में देखिए। कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन निर्वाह कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में ज़मीन के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उस पर खेती की जाती है। आदिम उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिससे कुदाल, दाव और खुदाई के छड़े। इस प्रकार की खेती मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। यानी खेती जो होती है मानसून और मिट्टी के प्राकृतिक उर्वरता पर ही निर्भर करती है। और इस एग्रीकल्चर में हम कर्तन और दहन खेती का एक प्रमुख उदाहरण है। कर्तन और दहन कृषि इसका एक उदाहरण है। जो गहन निर्वाह कृषि में जनसंख्या के उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में खेती की जाती है। श्रम प्रधान खेती होती है।
यहाँ पे उच्च उत्पादन के लिए जैव रासायनिक और सिंचाई के लिए उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वो है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में HYV सीड्स का प्रयोग करते हैं। उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक जैसे आधुनिक इनपुट उच्च खुराक का उपयोग करते हैं। रोपण एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। वाणिज्यिक खेती में हम देखते हैं कि इसमें जो खेती की जाती है चाय, कॉफ़ी, गन्ना और केले का बागान, ये व्यावसायिक खेती के उदाहरण हैं। अंडरस्टैंडिंग क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। भारत में 3 प्रकार की सीजनल एग्रीकल्चर होती है, एक रबी, खारिफ और हमारा दूसरा है अगला जो हमारा है वो है जायद। तो इनमें देखते हैं कि कौन कौन से महीने खेती होती है। तो पहला जो है रबी की जो खेती होती है वह बुआई अक्टूबर से दिसंबर महीने में होती है, कटाई अप्रैल से जून में हो जाती है। रबी के कुछ प्रमुख फसल हैं वो है गेहूँ, जौ, मटर, सरसों। प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो है खरीफ। तो खरीफ में कौन से महीने में बुआई होती है? तो खरीफ में बुआई होती है मई से जुलाई में, कटाई इसकी होती है सितंबर से अक्टूबर तक। और इसके कौन कौन से प्रमुख उदाहरण वाले फसल हैं? तो उसमें धान, बाजरा, अरहर, मक्का और गन्ना, ये खरीफ के कुछ उदाहरण हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और केरल कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है जायद। तो जायद की बुआई कब होती है? अप्रैल से जून में इसकी बुआई होती है। उदाहरण के लिए तरबूज, खरबूज, ककड़ी इसके प्रमुख फसल हैं। डियर स्टूडेंट, उसके अलावा भारत में जो प्रमुख फसलें हैं उन प्रमुख फसलों में खाद्य फसल है, उसके बाद नगदी फसल है और उसके बाद बागवानी फसल है। तो खाद्य फसलों में ऐसी फसलें जिसको हम खाने के प्रयोग में हम लाते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, दलहन और तिलहन, जिसको हम खाने के प्रयोग में लाते हैं। नगदी फसल मतलब जो हमारा एक तरह से वाणिज्यिक खेती होती है, जिसमें चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, जूट है और कपास है। उसके बाद बागवानी फसलों में फल, फूल और सब्जियां, इसको हम इंक्लूड करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन हर एक साल आता है कि प्रमुख फसलें हैं और उनकी जलवायु परिस्थितियाँ हैं। यानी जो कौन कौन सी प्रमुख फसल है, इनकी बुआई कौन से महीने में होती है, कटाई किस महीने में होती है, तापमान इनका क्या होना चाहिए और वार्षिक वर्षा और उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो जिसमें पहला है चावल की बुआई जून से जुलाई में होती है। इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और जो वर्षा होना चाहिए वो 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फसल है वो है गेहूँ। नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है, कटाई उसकी अप्रैल मई में होती है। इसको तापमान चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस। और इसमें कितनी वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, एनुअल जो रेनफॉल होनी चाहिए 50 डिग्री से लेकर 75 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार प्रमुख राज्य हैं। उसके बाद हमारा अगला फसल है मक्का। जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। टेम्परेचर इसको इतना चाहिए और 50 से 100 डिग्री सेंटीमीटर इसका रेनफॉल होना चाहिए, वार्षिक वर्षा होना चाहिए। प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश। उसके बाद चौथा हमारा फसल है गन्ना। गन्ने की बुआई होती है जनवरी मार्च महीने में होती है। दिसंबर से मार्च महीने तक कटाई हो जाती है। इसको टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और इसको वार्षिक वर्षा चाहिए 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक इसको वार्षिक वर्षा चाहिए। प्रमुख राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट फसल है वो चाय है। चाय की बुआई, कटाई, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कितना रेनफॉल होना चाहिए, वार्षिक वर्षा, कौन कौन से राज्य जो इम्पोर्टेंट इसके प्रोडक्ट जहाँ पे उत्पादन होता है। कपास के लिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कितना इसको वार्षिक वर्षा होना चाहिए, तो 50 से 120 सेंटीमीटर। प्रमुख जो राज्य हैं जो इसको उगाते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। जूट की फसल की बुआई फरवरी से में स्टार्ट होती है, जुलाई और अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। टेम्परेचर इतना चाहिए और रेनफॉल वार्षिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए। प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम और बिहार जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से जो नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है श्वेत क्रांति।
ऑपरेशन फ्लड, दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों में सुधार करने के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हैं, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, यानी श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। और इसमें स्पेशली दूध उत्पादन से पे ध्यान रखा गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है हरित क्रांति, उत्पादन बढ़ाने, विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए HYV सीड्स का प्रयोग करना और आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक प्रौद्योगिकी है, उसके द्वारा उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करके हम खाद्यान्न की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, जूट जो होता है उसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रबी और खरीफ के फसलों में अंतर बताइए। तो रबी और खरीफ के फसल में अंतर बता सकते हैं कि रबी में जो अक्टूबर में मानसून की वापसी के साथ खेती शुरू होती है, खरीफ में मई में मानसून की शुरुआत के साथ खेती शुरू होती है। रबी में क्या होता है कि बीजों की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, खरीफ में क्या होती है कि बीजों की बुआई जून अथवा जुलाई में की शुरुआत में की जाती है। फसल की कटाई अप्रैल मई में की जाती है। रबी की जो फसल होती है, खरीफ की जो फसल होती है उसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। रबी की जो फसल होती है वो इसकी जो मिट्टी की नमी पर निर्भर करती है और खरीफ की जो फसलें होती हैं मानसून पर निर्भर करती है। रबी की जो प्रमुख फसल है उसमें प्रमुख जो है प्रकार है गेहूँ, चना और तेल जैसे सरसों, ये आ गए। उसके बाद खरीफ की फसलों के जो उदाहरण हैं वो हैं चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली और जूट। ये प्रमुख उदाहरण है खरीफ के। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताना है। तो इनके क्या होता है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में जो भूमि की जो आकार होती है, जोत होती है, वो सीमित होती है, जबकि वाणिज्यिक कृषि जो बड़ी भूमि के आकार में की जाती है, बड़ी जोत में की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि पारंपरिक तकनीकी और उपकरण के द्वारा किया जाता है, जैसे कुदाल, दाव, खुदाई करने वाले छड़ी इत्यादि के द्वारा, जबकि वाणिज्यिक कृषि आधुनिक तकनीकी और उपकरण के साथ किया जाता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि क्या करते हैं, निर्यात करने के लिए उत्पादन करता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि एक वर्ष में 2 या 3 फसलें की खेती होती है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में एक ही फसल पर ध्यान दिया जाता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में मुख्य रूप से आजीविका और खाद्य फसलों का उत्पादन जैसे धान, गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में मुख्य रूप से व्यापार के लिए चिंता करते हैं और उदाहरण के लिए गन्ना, चाय, कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से खनिज और अयस्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेशल देखा जाए तो खनिजों का वर्गीकरण कौन कौन से आधार पर हम कर सकते हैं। तो खनिजों का वर्गीकरण जो किया गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, इन तीनों को आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनके क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। उसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है खनिजों के प्राप्ति स्थल। आग्नेय तथा कयांत्रिक चट्टानों से जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा पाया जाता है। अवसादी चट्टानों की परतों से कोयला, पोटास, सोडियम, नमक पाया जाता है। धरातली चट्टानों के अपघटों से बॉक्साइट और जलोढ़ जमाव या निक्षेप से सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम पाया जाता है, जबकि महासागरीय जल से हम पाते हैं नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन। उसके अलावा जो कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट उत्पादक जो राज्य हैं, प्रमुख जो खनिज वो हैं जो जिनके नाम दिए गए हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, एल्यूमिनियम, अभ्रक और चूना पत्थर। इसके प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं कौन कौन से हैं, इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और इसका उपयोग किस किस में किया जाता है। जैसे मैग्नीज है तो मैग्नीज में उत्पादक जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, और मैग्नीज का उपयोग इस्पात निर्माण के प्रयोग में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई के पेंट बनाने में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है विनिर्माण उद्योग, चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है विनिर्माण उद्योगों के महत्व में,
कृषि के आधुनिकीकरण में, रोजगार के लिए आधारभूत ढांचों को प्रदान करता है, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करता है, बेरोजगारी को दूर करता है, निर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है। तो ये कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उद्योगों की अवस्थिति के भौतिक कारक कौन कौन से हैं। शक्ति के संसाधन, अनुकूल जलवायु, कच्चे माल की उपलब्धता। उसके अलावा उद्योगों की अवस्थिति को मानवीय कारक कौन कौन से प्रभावित करते हैं। श्रम, पूंजी, बाजार, परिवहन और संचार, आधारिक संरचना, उद्यमी और सरकारी नीतियाँ। ये जो प्रमुख फैक्टर हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। उसके अनुसार डियर स्टूडेंट, हमें इसमें देखते हैं उद्योगों के वर्गीकरण में। उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर उद्योग: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारी उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु उद्योग, दूसरा होता है बृहद उद्योग। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर दो प्रकार के उद्योग होते हैं, कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग। भार के आधार पर दो प्रकार के उद्योग होते हैं, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है: सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारी उद्योग। सरकारी एजेंसियां द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग को सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे भारत में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग में किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा नियंत्रित उद्योग को निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं, जैसे टिस्को, बजाज इत्यादि। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद सहकारी उद्योग, जिसका स्वामित्व करने वाले उत्पादकों और श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है, जैसे चीनी उद्योग। तो ये कुछ प्रमुख उद्योग थे जो स्वामित्व के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसमें जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार के उद्योग होते हैं। लघु उद्योग, निवेश की सीमा 1 करोड़ तक अधिकतम होती है, और बृहद उद्योग में निवेश की सीमा, इन्वेस्टमेंट की जो सीमा होती है, न्यूनतम 1 करोड़ से अधिक होती है। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, जिसमें आधारभूत उद्योग जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग। और दूसरा जो उद्योग होता है उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे दंतमंजन, कागज, पंखे इत्यादि। तो प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। भार के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। भारी उद्योग अधिक भार वाले तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। हल्के उद्योग में कम भार वाले हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। डियर स्टूडेंट, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग और दूसरा खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में सूती कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है और पटसन उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग में लोहा और इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग है, रसायन उद्योग है। उसके अलावा जो हमारे खनिज आधारित उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग में उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग और मोटर गाड़ी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी शामिल हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु का विकास हुआ। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हुआ है। डियर स्टूडेंट, प्रदूषण के प्रकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रदूषण के प्रकार में आप जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ज्योग्राफी में हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं में जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? तो स्थल, जल और वायु, 3 परिवहन के साधन हैं। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन शामिल हैं, जबकि जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन और दूसरे है समुद्री जल परिवहन। वायु परिवहन में घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा सम्मिलित किए गए हैं। और घरेलू विमान सेवा में हम सार्वजनिक प्राधिकरण की बात कर सकते हैं और निजी विमान सेवा की बात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हम भारत में सड़कों का सक्षमता के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसमें से कुछ प्रकार दिए गए हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग,
राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें जिसे हम ग्रामीण सड़कें भी कहते हैं, और लास्ट है हमारा सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कों का बनाने का जो काम होता है वो BRO द्वारा होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में दिए गए कुछ फैक्ट्स भी हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के बारे में। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाले 6 लेन वाला महाराजमार्ग है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो सिलचर से लेकर गुजरात में पोरबंदर को जोड़ता है। असम में सिलचर से लेकर गुजरात में पोरबंदर को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के महानगरों को आपस में जोड़ना है। यह राजमार्ग परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा जो प्रमुख जो सड़कें हैं वो हैं नेशनल हाईवे, यानी जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं। इसका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD करता है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD द्वारा अधिकार क्षेत्र में है ये। राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था का निर्माण की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अगला जो सड़क का प्रकार है वो है जिला मार्ग। जिला मार्ग ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। अन्य सड़कें जिसे हम ग्रामीण सड़कें भी कहते हैं, ये सड़क ग्रामीण को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। उसके बाद हमारा जो लास्ट सड़क है सीमांत सड़क। सीमांत सड़क भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सड़कों की देखरेख करता है, जिसे हम BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में आवाजाही सरल हुई है। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेल की अपेक्षा जो होती है सड़क परिवहन क्यों बेहतर होती है। रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों बेहतर होती है या उसके लाभ क्या हैं। तो निर्माण लागत कम होती है, उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभाग पर बनाई जा सकती है, कम दूरी और वस्तुओं के लिए कम खर्चीली होती है। सड़क परिवहन की घर घर तक सेवाएं उपलब्ध होती है या करवाती है। अन्य परिवहन के संसाधनों को आपस में जोड़ती है। तो ये कुछ प्रमुख लाभ थे सड़क परिवहन के। उसके बाद है हमारा पाइपलाइन। पाइपलाइन पहले शहरों में उद्योगों तथा घरों में पानी पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग होता था। अब कच्चा तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों तथा ताप विद्युत गृह तक पहुंचाने का काम पाइपलाइन के द्वारा होता है। ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पहुंचाया जाता है। महत्वपूर्ण जो पाइपलाइन है वो है असम से लेकर कानपुर तक, गुजरात सालाया से लेकर जालंधर तक, उसके बाद गुजरात के हाजीरा से लेकर विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक फैली है। प्रमुख ये भारत की पाइपलाइन है। भारत में जल परिवहन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्रश्न आ सकता है। तो जल परिवहन क्या है? सबसे सस्ता परिवहन साधन है। स्थल और भारी जो स्थूल और भारी सामान को ले जाने में सहायक होती है। ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरणीय अनुकूल है। विदेशी व्यापार और भारतीय तटों पर स्थित पत्तनों के द्वारा किया जा सकता है। भारत के कुछ प्रमुख जलमार्ग दिए गए हैं, जिसमें से पहला जलमार्ग है जलमार्ग संख्या 1, जलमार्ग संख्या 2, 3, 4, 5। ये पांचों जो जलमार्ग हैं इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कांडला दीनदयाल पत्तन, जिसका नया नाम हो गया दीनदयाल पत्तन, जो गुजरात राज्य में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला पत्तन, यह एक ज्वारीय पत्तन है। मुंबई महाराष्ट्र में है, सबसे बड़ा पत्तन है। और जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो महाराष्ट्र में ही है, इसका विकास मुंबई पत्तन के ही बगल में किया गया। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है संचार के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपके निजी संचार है, उसके बाद है जनसंचार है, यानी प्राइवेट कम्युनिकेशन, और दूसरा है मास कम्युनिकेशन। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दो दिए गए हैं।
उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में क्या अंतर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य होता है, बड़े पैमाने पर होता है। स्थानीय व्यापार गांव, कस्बों और शहरों के बीच होता है, छोटे पैमाने पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है, जबकि स्थानीय व्यापार में व्यापार एक ही मुद्रा में की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जबकि स्थानीय व्यापार में क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति इससे की जाती है। फिर स्टूडेंट, इस चैप्टर से जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पर्यटन एक व्यापार के रूप में। पर्यटन पर ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। तो पर्यटन क्या है कि लगभग 150 लाख लोग पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए हैं। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों का विकास करता है। पर्यटन के द्वारा भारत की कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों से विदेशी लोगों को परिचित करवाता है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में काम करता है। पर्यटन दुनिया भर में विदेशी नागरिक भारत आते हैं और भारत के विरासत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और व्यापारिक पर्यटन के लिए प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये कुछ ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर थे जिसे आप एक बार रिवीजन कर लें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।